हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और ये सीरीज चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद क्विक कॉन्सेप्ट। तो ये लेक्चर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम, क्योंकि ये क्विक कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे हम जल्दी से देखेंगे। ओम्स लॉ हमारा क्या होता था? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे किसी भी कंडक्टर में, तब हमारा वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से आता है V इक्वल टू IR। इसका ग्राफ होता है हमारा, या तो VI ग्राफ बना हुआ होता है स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलते, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ओमिक ग्राफ, और अगर कर्व बना हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर बोल सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ये हो गया हमारा ओमिक कंडक्टर्स के लिए। यहां पे अगर स्लोप की बात करी जाए तो यहां पे स्लोप क्या आएगी? डेल वी अपॉन डेल आई। ये आया स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। v हमारा y एक्सिस पे है, i हमारा x एक्सिस पे है, तो यहां स्लोप आ गया डेल वी अपॉन डेल आई। तो डेल वी अपॉन डेल आई को क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आई हमारा r के बराबर होता है। इसीलिए इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप मालूम होगा तो हमें रेजिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा। उसी तरह अगर यहां पे आई वी ग्राफ होता, अगर यहां पे I करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया होता, ये भी सेम, तब उस केस में y एक्सिस में I है, तब डेल I अपॉन डेल V ये आता स्लोप हमारा। और यहाँ पे डेल I अपॉन डेल V को क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आएगा? स्लोप का रिवर्स करना पड़ेगा, R इक्वल टू 1 बाई स्लोप। तो हमें सिंपली, अगर क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है तो हमें देखना है कौन सा कंपोनेंट किधर गिवन है। तो ये हो गया ओम्स लॉ से रिलेटेड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस, जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो सीरीज में हम क्या देखते हैं? सीरीज में हम देखते हैं कि करंट हमारा सेम रहता है और R इफेक्टिव कितना आता है, इन सबका सम R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पहले पैरेलल अगर बना ले, उस केस में हमारा क्या चीज सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, और 1 बाई आर इफेक्टिव हम लिखते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, दोनों अगर पैरेलल में है तो हम डायरेक्टली R इफेक्टिव को लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज़ करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा।
इन्हीं दोनों का एलसीएम लेने से ही आता है वो रिजल्ट। एक फॉर्मूला हमारा और होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी हमारा ओम्स लॉ है। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहां पे J क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा है हमारा कंडक्टिविटी। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2017 का। क्वेश्चन है हमारे पास, मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n times its original length, new resistance will be। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है R। तो रेजिस्टेंस हमें R दिया गया है वायर का। इफ इट इज मेल्टेड, अगर हमने वायर को मेल्ट किया और फिर स्ट्रेच किया, तो मान लिया अगर पहले वायर की लेंथ L थी इनिशियली, ये है इनिशियली, और तब रेजिस्टेंस था हमारा R के इक्वल। जब हमने इसको स्ट्रेच किया n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब NL हो गया। अब फाइनली क्या हो गया, तब हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अब हमें पता था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। किसी भी मटेरियल का रो हमारा सेम होता है। अब क्योंकि सेम वायर था, सेम वायर को मेल्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का रो सेम है, तो रेजिस्टेंस हमारा सिंपली, अब यहाँ पे लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे। तो अगर कोई वायर था, इसका इनिशियल एरिया अगर ए मान ले, एरिया कौन सा लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया हमने ए माना, अब यहाँ पे स्ट्रेच किया तो एरिया में भी चेंज हुआ होगा, ये हो गया ए डैश। तो पहले हम ए डैश और ए में रिलेशन निकाल लेते हैं। जब भी मेल्टिंग होती है तो क्या चीज़ सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ए डैश इंटू लेंथ क्या है NL। यहाँ से L और L कैंसल, ए डैश की वैल्यू आ गई A अपॉन N। अब सिंपली अगर R डैश की वैल्यू निकाले, R डैश आ जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। तो रो L डैश आया था NL, A डैश की वैल्यू क्या थी A बाई N, A अपॉन N। ये N ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा N स्क्वायर रो L अपॉन A। रो L अपॉन A को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली R।
तो n स्क्वायर इसको लिख सकते हैं r, तो आंसर आ गया हमारा n स्क्वायर r। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हमें ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस को लेंथ में रिलेशन डायरेक्टली ना पुट कर दें, क्योंकि जब भी हम मेल्ट कर रहे हैं तो और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो एरिया भी बदलेगा। स्ट्रेच कर रहे हैं तो हो सकता है वायर पतला हो गया हो, इसलिए उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी बदल गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे एरिया में भी रिलेशन निकालेंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जो आया है नीट 2015 का। क्वेश्चन है नीट 2015 across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied the quantity which remain constant along the conductor अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन हमें गिवन है करंट डेंसिटी, सेकेंड है करंट, या ऑप्शन बी है हमारा करंट, ऑप्शन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देखें अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्या गिवन है हमें? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, पहले यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर इसका एरिया ए है तो हर एक का एरिया क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एरिया में कुछ चेंज हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे एरिया कुछ है, ऐसा कुछ, जैसे कि सिंपल ले लें अगर फनेल टाइप का, तो यहाँ पे एरिया छोटा सा दिख रहा है और यहाँ पे एरिया हमारा बढ़ता जा रहा, तो यहाँ पे एरिया कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अब हमसे पूछा गया अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इसके अक्रॉस क्या कर दिया हमने? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई कर दिया। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, पहला है करंट डेंसिटी। अब हमारा करंट डेंसिटी का क्या था? करंट डेंसिटी होता था करंट पर यूनिट एरिया, तो ये हमारा एरिया पे डिपेंड कर रहा। अब एरिया हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, तो ये हमारा गलत हो गया। हमें ढूंढना है क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्योंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है ये, इसलिए हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एरिया है तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा छोटा एरिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा फ्री है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, आराम आराम से जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाएंगे, सिंपली वाटर जैसा समझ लें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी नहीं डिपेंड कर रहा।
करंट क्या है? करंट हमारा होता था फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इस एरिया से भी फ्लो करेगा, उतना ही सेम चार्ज इस एरिया से भी फ्लो करेगा, सेम चार्ज इस एरिया से भी फ्लो करेगा। मतलब अगर हमारा चार्ज फ्लो अगर सेम है टाइम के साथ तो क्या होगा? करंट सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वैरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा गलत है, ये भी वैरी करेगा। वैरी क्यों करेगा? यहाँ पे चार्ज दूर दूर होंगे और यहाँ पे क्या होंगे? चार्ज इधर साइड क्लोज होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और बाद में धीरे धीरे एक्सपैंड होती जाएगी या कम होती जाएगी। तो ये हो गया हमारा कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो हो गया करंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।